कल हिंदुस्तान के लिए बहुत निर्णायक दिन है। कल चुनाव है, पब्लिक को फैसला करना है। दक्षिण में मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट के चुनाव में 3 पार्टियां हैं, लेकिन उस पर 30 पार्टियों की नजर है। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वोटर जय बजरंगबली बोलकर ईवीएम का बटन दबाएगा? क्या हनुमान जी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन पाए? संकट मोचक किसका सियासी संकट दूर करेंगे और किसके लिए नया संकट खड़ा करेंगे? पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव बिल्कुल कांटे का चुनाव है। 1 से 2% का वोट स्विंग हुआ तो चुनाव पलट जाएगा। बजरंगबली को चुनाव में लाकर किसने गलती की? राम और हनुमान 2024 में बीजेपी को कहां पहुंचा देंगे? बात एक प्रदेश की है ही नहीं, दांव पर 543 सीटें हैं। क्या मोदी ने वो फॉर्मूला बना लिया है जो सारे सर्वेस को गलत साबित कर देगा? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। चल गया बजरंग बाण, किसका मंगल करेंगे हनुमान? असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, असवर दीन जानकी माता। बजरंगबली के आगे कांग्रेस भी शरणागत है, लेकिन बाजी बीजेपी ने मारी है। कर्नाटक में मतदान से एक दिन पहले हनुमान ने पूरा माहौल बदल दिया। गली गली बजरंगबली, कर्नाटक में ऐसी हवा चली। कर्नाटक चुनाव को अगर किसी एक व्यक्ति ने 360 डिग्री घुमा दिया तो वो है नरेंद्र मोदी। सात दिन में 18 रैलियां और 6 रोड शो। कर्नाटक में कई नेता होंगे जिन्होंने मोदी से ज्यादा समय तक प्रचार किया, लेकिन चुनाव पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो मोदी का ही है। कर्नाटक में वोटिंग शुरू होने से 20 घंटा पहले मोदी ने फाइनल वोट अपील की, तो उसमें भी आंजनेय हनुमान का ही नाम लिया। मैं कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं आंजनेय स्वामी का स्मरण करते हुए कर्नाटका की सफलता और प्रत्येक कन्नडिगा की समृद्धि की कामना करता हूं। बजरंगबली के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग किसी से भी भिड़ रहे हैं। बेंगलुरु में विजयनगर के हनुमान मंदिर में चुनाव आयोग की टीम ने धारा 144 का नाम लेकर हनुमान चालीसा का पाठ रुकवा दिया। सर आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन लोगों को? Close the program anta madi. So that is what we are telling, sir. Sir, due to the 144 section, we instructed them to stop the bhajana and not to gather here. Okay. No. They should not gather more than five member. Okay. We instructed them to stop. In temples, more than 5 people are not supposed to gather. They are not in the temple. They are outside the temple. They are doing. No, sir. There is no possibility of doing like this all. No. After no. Now we are going. We told them to stop, and they are ready to stop there. Okay. Yeah. If they are continuing, means we will take the action and we will call up the police. कर्नाटक में जितना बजरंग हो रहा है, कांग्रेस की धड़कन उतनी ही बढ़ रही है। कर्नाटक जीतने का मंसूबा बांधकर चल रही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में है। बजरंग बाण से बचने के लिए कांग्रेस ने देवी चामुंडेश्वरी की शरण ली। एक साथ देवी दर्शन करके सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक है। मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर गए। देवी के चरणों में गारंटी कार्ड रखकर शपथ ली कि सरकार बनी तो गारंटी कार्ड लागू करेंगे। सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार को साथ साथ आने, हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन है, ये आगे बताते हैं। पहले कर्नाटक चुनाव के बारे में कुछ अहम बातें बताते हैं।
हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक पहला ऐसा चुनाव है जो बिल्कुल कांटे का है। ऐसा चुनाव जिसमें 1 से 2% का वोट स्विंग भी उलट पुलट कर देगा। 2% वोट अगर कांग्रेस से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया तो बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। 4% वोट अगर बीजेपी से कांग्रेस की ओर स्विंग हो गया तो कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंच जाएगी। जेडीएस बहुमत पाने की रेस में नहीं है, लेकिन कुमारस्वामी किसी का खेल बना सकते हैं तो किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। 36%, 38% और 18%। 5 साल पहले 2018 के चुनाव में ये तीनों प्रमुख पार्टियों का वोट प्रतिशत था। बीजेपी को 36% वोट शेयर मिलने पर भी उसने 38% वोट शेयर वाले कांग्रेस से 24 सीटें ज्यादा जीती थी। 2023 में क्या होगा? डेटा एनालिसिस करने वालों ने कई संभावनाओं पर गौर किया है। हम आपको एक एक करके बताते हैं। 2018 में 3 कोण की लड़ाई में बीजेपी ने 36% वोट हासिल करके 104 सीटें जीती थी। इस बार अगर वो इसमें कांग्रेस के 2% वोट भी अपनी तरफ स्विंग करा लेती है तो बीजेपी 113 सीटों से आगे निकल जाएगी। 5 साल पहले कांग्रेस ने 38% वोट हासिल करके 80 सीटें जीती थी। बहुमत का आंकड़ा यानी 113 सीटों से आगे निकलने के लिए कांग्रेस को बीजेपी के 4% वोट स्विंग कराने होंगे। यानी अगर बीजेपी के 4% वोट कांग्रेस की ओर स्विंग हुए तभी कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बन सकती है। इस नजरिए से देखें तो साफ पता चलता है कि मोदी ने चुनाव में बजरंग बली को लाकर कांग्रेस के सामने कैसी पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर दी है। बजरंग बली के नाम और हनुमान चालीसा पाठ से वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। हिंदू वोट एक तरफ, मुस्लिम वोट दूसरी तरफ। बीजेपी ध्रुवीकरण चाहती है क्योंकि इससे हिंदू वोट एकजुट होंगे तो उसे फायदा होगा। कांग्रेस ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि इससे उसे घाटा होगा। इस लड़ाई में जेडीएस का घाटा ही घाटा है। वोट स्विंग की एक तीसरी संभावना भी है। मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट इंटैक्ट रह गए और जेडीएस के वोट शिफ्ट होने लगे। ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर सिर्फ जेडीएस के वोट टूटे तो बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए जेडीएस के 4% वोट शिफ्ट कराने की जरूरत होगी। मगर कांग्रेस की सरकार तभी बनेगी जब जेडीएस के 7% वोट टूटकर कांग्रेस की ओर आए। जेडीएस के 6% वोट अगर कांग्रेस को मिल जाए तो उसकी सीटें बढ़कर 111 हो सकती है। मगर यदि जेडीएस के 7% वोट कांग्रेस को मिल जाए तो उसकी सीटें 119 तक पहुंच जाएंगी। मेरा आपसे आग्रह है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिएगा। कर्नाटक में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है, वहां इलेक्शन अलग है। और जहां 3 कोण की लड़ाई है, वहां सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जेडीएस पूरे कर्नाटक में दम के साथ लड़ ही नहीं रही। कुमारस्वामी का पूरा फोकस सिर्फ वहां है जहां वो का लिग्गा वोट का गढ़ है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इलाका है ओल्ड मैसूर। 2018 में ओल्ड मैसूर रीजन की 62 सीटों में से जेडीएस ने 27 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। बजरंग दल और बजरंग बली का पूरा नैरेटिव ओल्ड मैसूर रीजन के इक्वेशन को चेंज कर सकता है। हिंदुओं के लिए अपमान किए कांग्रेस वाले। सुरजेवाले ने बयान दिया, आंजनेय का बाप सूर्य भगवान है, आंजनेय का माँ आंजनेय है, आंजनेय कर्नाटक में पैदा नहीं हुआ, ऐसे अपमान किया था। इसीलिए हम सभी हिंदुओं को बताना चाहते हैं, कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस बजरंग दल का निषेध का बात किया, हम चुप रहे। बाद में आंजनेय को वो अपमान किया, इसके लिए आज हम पूरा स्टेट में हनुमान चालीस पढ़ रहे हैं। बजरंग बली के मुद्दे पर बीजेपी सीधी लाइन में चल रही है, कांग्रेस की लाइन थोड़ी टेढ़ी है। ओल्ड मैसूर रीजन की 62 सीटों में से कम 19 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 12% से लेकर 46% तक है। कांटे की लड़ाई में अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया तो पूरा ओल्ड मैसूर रीजन राहुल गांधी की पार्टी की तरफ चला जाएगा। यानी बजरंग बली से कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं जितना लगता है। ओल्ड मैसूर की 12 से 15 सीटों पर भी अगर मुसलमान वोट जेडीएस से कांग्रेस की ओर शिफ्ट करे तो कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी।
और कर्नाटक के दूसरे इलाकों में हो रहे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक हाईली कैलकुलेटेड रिस्क लिया है ताकि वो मुस्लिम वोट जो हमेशा जेडीएस के पक्ष में रहते हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएं, कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो जाएं। खास तौर पर ओल्ड मैसूरू रीजन में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव के बाद कम से कम मंड्या, रामनगर, श्रीनिवासपुर, मुलबागल जैसे चिकबल्लापुर जैसे ओल्ड मैसूरू रीजन के इलाके, इसके अलावा सौराब और बेंगलुरु अर्बन की बात कर लें तो चिकपेट, गोविंदराज नगर और पुरीकेशी नगर के विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या बहुतायत में है, जो आमतौर पर जेडीएस की तरफ रुख करते हैं, वहां पर वो कांग्रेस पार्टी जो है वो डेंट कर देगी। अगर वो वोट शिफ्ट होते हैं तो कांग्रेस को भरोसा है कि वो इन क्षेत्रों में से कम 6 से 10 सीटें जीत सकती है। अब आपको लगता होगा कि जो कैलकुलेशन कांग्रेस ने किया, क्या वो कैलकुलेशन बीजेपी ने नहीं किया होगा? इसका जवाब है कि मोदी ने ये कैलकुलेशन 4 कदम आगे तक कर लिया। इसे समझना हो तो कर्नाटक के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की इन तस्वीरों को देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में छपी एक लाइन को पकड़कर मोदी ने पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल को जगा दिया। कांग्रेस अपनी पिच छोड़कर उस पिच पर खेलने चली आई जिसे बीजेपी ने तैयार किया है। अरे बजरंग पूनिया बेचारा जिसने देश की को सम्मान दिलाया, पहलवान, वो बजरंग पूनिया वहाँ हड़ताल कर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। बात यह है इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति वोट मांगने के लिए धर्म का प्रचार नहीं करेगा। और यहाँ प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बटन दबाओ जय बजरंगबली करके। ये तो स्पष्ट तौर पे कानून का उल्लंघन है और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है। बजरंगबली बीजेपी की पॉलिटिक्स में नया एडिशन है। अब तक राम थे, अब बीजेपी के पास राम भक्त हनुमान भी है। चौबीस में कोई संकट आएगा तो हनुमान संकट मोचक बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में मोदी के लिए सियासी चक्रव्यूह बनाने निकले। नीतीश पटना से भुवनेश्वर पहुंचे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। नवीन पटनायक बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाकर चलने वाले नेता हैं। उनकी पॉलिटिक्स क्लियर है। नवीन पटनायक को ना तो प्रधानमंत्री बनना है, ना किसी को प्रधानमंत्री बनवाना है। नवीन बाबू ने नीतीश कुमार की आवभगत तो की, मुलाकात हुई तो बात भी हुई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कोई गारंटी नहीं दी। नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध से इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए कोई चीज। अब चलिए, ये सब बात काहे के लिए सोच रहे हैं? जब होगा क्या होगा तब उस समय जानिएगा। नीतीश कुमार ने गोल गोल बातें करके संभावनाएं खुली रखी। नवीन पटनायक ने सीधी बात की, पुरानी दोस्ती ठीक है मगर किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी से दोस्ती नहीं रखती। पटनायक की पार्टी एनडीए के अलायंस में भी नहीं है, लेकिन वो मोदी से दुश्मनी भी नहीं रखते। इसी तरह जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एनडीए में नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोदी से पर्सनल बैर नहीं पालते। ओडिशा की 21 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें यानी कुल 46 सीटों वाले 2 राज्य ऐसे हैं जो अपोजिशन के ग्रेटर अलायंस में फिट नहीं होते। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। कांग्रेस के अपने राज्य राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। कर्नाटक में वोट पड़ने से एक दिन पहले पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटिंग के एक दिन बाद से
पदयात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कैमरे पर तो दोस्ती दिखा रहे हैं, मगर कर्नाटक में यह सवाल बना हुआ है कि ये कितने दिन तक साथ रहेंगे। फोटो तो राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट का भी खिंचवाया था, मगर ये दोनों नेता 5 साल साथ रहकर सरकार नहीं चला पाए। कर्नाटक के बाद फोकस राजस्थान पर शिफ्ट होगा। 24 से पहले 23 में ही वहां चुनाव है। कांग्रेस जब तक कर्नाटक से राजस्थान की तरफ देखेगी, नुकसान हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।